एक जमाने की बात है। मिरगर नाम का एक खूबसूरत गांव था। वहीं पर आरव अपनी बूढ़ी माँ सविता देवी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वे बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से आरव मेहनत करके अपना और अपनी माँ का खर्च चलाता था। आरव हर रोज पास के घने जंगल से लकड़ियां काटकर शहर के कल्याणपुर बाजार में बेचने जाता था, जिससे उनकी गुजर बसर होती थी। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। तुम मेरी चिंता मत करना, मैं शाम तक घर वापस आऊंगा। बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी लौट कर आना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि तुम्हें रोज लकड़ी काटने जाना ही पड़ता है। माँ, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी सबको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करने पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे दिन भी बदलेंगे। इतना कहकर आरव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश होने लगी। साथ ही तेज हवाएं भी चलने लगीं। अरे यह क्या, इतनी तेज बारिश और हवा! अब तो मैं घर से इतना दूर आ गया हूँ कि वापस लौटकर नहीं जा सकता, और अब तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलेंगी। हे ईश्वर, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बारिश के कारण उसके सामने एक नन्ही सी घायल मैना आकर गिरती है। अरे कोई मेरी मदद करो, बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट गया। मेरे बच्चे भी घोंसले में ही हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आरव ने बिना सोचे समझे कुसुम को उठाया, उसे सहलाया और उसे छिपा लिया ताकि वह बारिश और हवा से सुरक्षित रहे। उधर आरव के घर में उसकी माँ सविता देवी परेशान थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, घर में जो सामान है वह भीग रहा है। न जाने मेरा बेटा बारिश में कहाँ परेशान हो रहा होगा। वो जहाँ भी हो, उसकी रक्षा करना भगवान। आरव के घर के बगल में ही उसका दोस्त समर अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। समर बहुत ही ज्यादा लालची और षड्यंत्रकारी स्वभाव का व्यक्ति था। जब उसे पता चला कि आरव 2 दिन से घर नहीं लौटा है, तब वो काफी ज्यादा खुश था। सुना है आरव 2 दिन से घर नहीं लौटा है। अब उसकी खेत और जमीनों पर मैं आराम से अपना अधिकार कर सकूंगा। यह तो ईश्वर ने मुझे मौका दिया है। ऐसा करना उचित नहीं होता है। वे बेचारे पहले से गरीब हैं और तुम उनकी जमीन पर अपना अधिकार करने की सोच रहे हो। यह पाप है। अरे, तुम्हें ये सब बातें समझ नहीं आती। तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। वैसे भी आरव की माँ बेसहारा हो जाएगी तो उसे कौन संभालेगा? कोई तो होना चाहिए। इस तरह समर की नजर हमेशा से ही आरव की जमीन और उसके घर पर थी। वो कैसे भी करके आरव की चीजों पर अपना अधिकार चाहता था। उधर आरव के ना आने के कारण उसकी माँ सविता देवी बहुत परेशान थी। बारिश खत्म होने के बाद भी आरव घर नहीं लौटा। गांव में किसी की मदद लेनी पड़ेगी। कोई जाए जो मेरे बेटे को ढूंढ कर लाए। यह सोचकर सविता देवी उसके दोस्त समर के घर पहुंचती हैं। बेटा समर, जरा बाहर आओ। अरे माताजी, आप यहाँ? आप ठीक तो हैं? और आरव कहाँ है? बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी सहायता करो बेटा। अगर तुम आरव के सच्चे मित्र हो तो तुम मेरी बात को जरूर समझोगे। यह बुढ़िया जरूर खाना मांगने आई है। जी माँ जी, बताइए मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर पर रहिए। आखिर मैं आरव का दोस्त हूँ तो आपका भी बेटा हुआ ना। आप निश्चिंत होकर मेरे घर पर रहिए। मैं अभी जाकर आरव को ढूंढ लाता हूँ। अरे, इन्हें क्या हो गया? लेकिन अचानक इन्हें अपने घर पर रखना चाहते हैं। इन्हें समझना बहुत मुश्किल है। सविता देवी अब समर के घर पर रहने लगती हैं। उधर समर जंगल की ओर निकलता है और आरव को ढूंढने लगता है। वह मन ही मन सोचता है कि आज बहुत अच्छा मौका है। आरव को घर नहीं पहुंचने दूंगा, यहीं पर मार दूंगा और गांव में जाकर कह दूंगा कि बारिश के कारण आरव मर गया। फिर उसके घर पर मेरा कब्जा होगा। बारिश थमती है। जंगल की पगडंडी पर आरव की मुलाकात कुसुम मैना से होती है। अब बारिश बंद हो गई है। कुसुम रानी, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारे बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तब तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। क्या तुम्हें अपना वादा याद नहीं? आरव, मुझे याद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अगली बार का इंतजार करना होगा। अभी मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। कुसुम उसे कुछ बातें बताती है। सुनकर आरव बहुत खुश हो जाता है।
तुमने मुझे जो बात बताई है अगर वो सच है तो सचमुच मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ कुसुम। आरव जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। वह अगली बारिश का इंतजार करता है। सोचता है, ना जाने घर पर माँ का क्या हाल होगा। आखिर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें हम दोनों की भलाई है। इस उम्र में माँ को आराम की जरूरत है। कई दिनों बाद समर जंगल में आरव को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। अरे आरव, तुम यहाँ जंगल में रह रहे हो? तुम्हारी माँ ना जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नहीं भाई, मैं यहाँ सुख चैन से नहीं हूँ। मुझे भी माँ की याद आती है, लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से रुका हूँ। माँ कैसी हैं? वो ठीक तो है? क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में गांव में कैसी कैसी बातें फैला रखी हैं। उन्होंने तो तुम्हें निकम्मा घोषित कर दिया है, जो अपनी माँ को अकेला छोड़कर भाग गया। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत समझदार हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्द लौट आऊंगा। उन्होंने भी मेरी प्रतीक्षा का वादा किया था। कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी माँ गांव में घूम घूम कर कहती हैं कि आरव को माँ की सेवा न करनी पड़े, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया। समर भाई, मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ। इसे माँ तक पहुँचा देना ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं जंगल में सुरक्षित हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से रुका हुआ हूँ। मैं इस विषय में तुम्हें नहीं बता सकता। अभी तो तुम चिट्ठी लेकर माँ के पास जाओ। तुम मुझे अपना मित्र नहीं समझते तो मैं तुम्हारा यह काम नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं यहां से। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए आया था तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये जादुई बीज हैं जो मुझे कुसुम मैना ने दिए हैं। मैं तो अगली बारिश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगली बार जब बारिश होगी और जब मैं इन बीजों को जमीन में लगा दूंगा, तब ऐसे पौधे उगेंगे जो कभी बारिश में भीगते नहीं हैं। ये हर मौसम में फल देंगे। क्या सचमुच? तुम्हें इन बीजों के बारे में किसने बताया? तुम्हारे पास ये जादुई बीज कहां से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें याद है उस दिन बारिश हुई थी और मैं बारिश में फंस गया था। तब एक कुसुम मैना मेरे पैरों में आ गिरी। जब मैंने उसकी मदद की तब उसने मुझे यह जादुई बीज दिए। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि इन जादुई बीजों का बहुत महत्व है। ये तो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कुसुम ने कहा है कि इन जादुई बीजों को बारिश के दिन जमीन में लगाने से बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं और वे पौधे बारिश में भीगते नहीं हैं। उनमें बहुत सारे फल और फूल भी लगते हैं, और वह भी हर मौसम में। अब मैं इन फलों और फूलों का व्यापार करूंगा और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे शहर में अपना बड़ा व्यापार फैलाने का विश्वास है। मेरे रहते तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। केवल एक मैना की मदद करने से तुम इतना धनवान हो जाओगे और मैं गरीब रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। यह बीज मेरे होने चाहिए। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच समर के दिमाग में एक योजना आती है। आरव को पास की काली नदी के किनारे ले जाकर उसमें धकेल दूं और यह बीज उससे ले लूं तो जादुई पेड़ का सारा लाभ मुझे मिल जाएगा। तब मैं भी अमीर बन जाऊंगा और कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम यहीं ठहरो। मैं ये जादुई बीज जमीन में लगाकर आता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं जाने दे सकता। 2 लोग साथ रहते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। इस तरह समर अपनी बातों में आरव को फंसा लेता है। वे काली नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां पानी का बहाव बहुत तेज था। हाँ, यह सही जगह है। यहाँ पर मैं अपने जादुई बीज लगा देता हूँ। पौधे नदी के आसपास रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अचानक समर ने आरव को नदी में धकेल दिया। ये तुमने क्या किया मित्र? मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने इस बारिश में मुझे नदी में धकेल दिया। बरसों से तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। हमने तुम्हें भिक्षा दी तब तुम्हारा पेट भरा, और आज मैं तुम्हें अपने से आगे नहीं जाने दूंगा। यह बीज अगर किसी के काम आएंगे तो वह मैं हूँ। अब तुम मर जाओगे और तुम्हारा सारा धन मेरा होगा। आरव बारिश में नदी के तूफान में फंस जाता है और डूब जाता है। आखिरकार अब जल्दी से इन बीजों को लेकर अपने गांव चलता हूँ। अब यह जादुई पेड़ तो मेरे घर के आंगन में ही उगेंगे। जैसे ही समर बीज लेने लगता है, वहां पर एक बड़ा भयानक शेर आता है। शेर को देखते ही समर डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। बीज वहीं गिर जाते हैं। शेर ने उसे देखा और गुर्राता हुआ जंगल में चला गया।
अगले दिन महाराज विराट अपने मंत्री अरुणेश और कुछ सैनिकों के साथ नगर में प्रजाजनों से उनका हालचाल पूछने के लिए आते हैं। उन्होंने मिर्जा नगर के पास की नदी का भी निरीक्षण करने का फैसला किया, क्योंकि पिछली बारिश में काफी नुकसान हुआ था। महाराज, जो कुछ भी नुकसान हुआ है हमारी प्रजा का, उनकी मदद की जाए। हाँ, और नदी के पास के गांवों में भी जाएंगे। वे काली नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। बहुत प्यास लगी है, जल की व्यवस्था की जाए। जी महाराज, सामने ही वह नदी दिखाई दे रही है, मैं अभी उससे जल भर कर लाता हूँ। मंत्री जैसे ही नदी के किनारे जल भरने जाता है, वह देखता है कि कोई लड़का बेहोशी की हालत में पानी में तैर रहा है। चौंक कर, सैनिकों, जल्दी आओ और इस व्यक्ति को पानी से बाहर निकालो। लगता है यह अभी जीवित है। लगता है बारिश के कारण इसका पैर नदी में फिसल गया था और इस कारण से इसकी यह दशा हुई है। इसे तुरंत महल ले चलो। हाँ महाराज, हमें इसे महल लेकर चलना चाहिए। इसे उचित इलाज की आवश्यकता है। इस प्रकार महाराज और मंत्री आरव को लेकर महल आते हैं। वहां पर आरव का इलाज किया जाता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपके कारण मेरी जान बच पाई है। मेरा नाम आरव है। आरव, तुम नदी में कैसे गिर गए? क्या बारिश के कारण ऐसा हुआ? महाराज, यह एक दोस्त की धोखेबाजी की कहानी है। उससे यह देखा नहीं गया कि मैं जीवन में कहीं उससे आगे ना निकल जाऊं। इस कारण उसने मुझे नदी में धकेल दिया। कौन है वह दुष्ट जिसने तुम्हें धोखा दिया? हमें बताओ, हम उसे अवश्य ही दंड देंगे। नहीं नहीं महाराज, अब तो मैं उस धोखेबाज दोस्त के सामने तभी जाऊंगा जब मैं कुछ काम करके धनवान बन जाऊंगा, ताकि उस मित्र को भी यह एहसास हो जाए कि बुराई अधिक दिनों तक नहीं टिकती है और सच्चाई हमेशा जीतती है। आरव, तुम्हारी ईमानदारी और दृढ़ संकल्प ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हें अपने शाही बगीचे में माली का काम देता हूँ। साथ ही तुम महल के कामकाज में भी मेरी सहायता करोगे। एक दिन महाराज के बगीचे में उड़ती हुई वही कुसुम, मैना, आकर डाल पर बैठती है। अरे आरव, तुम यहाँ? तुम महाराज के दरबार में कैसे पहुँचे? सब ठीक तो है ना? मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे उसका तुमने क्या किया? कुसुम, वो बीज तो मैंने खो दिए। दरअसल जब मैं बारिश के दिनों में उस बीज को जमीन में लगा रहा था, तभी मेरे एक धोखेबाज मित्र ने मुझे धोखा दिया और नदी में धकेल दिया। उसके बाद से मैं यहीं पर हूँ। क्या? वो बीज बहुत कीमती थे, तुम्हें उन्हें इस प्रकार नहीं खोना चाहिए था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे दूंगी। इन्हें तुम महाराज के बाग में लगा देना। महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन इस बार उन्हें और भी सावधानी से रखना। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो महाराज इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे और तब तुम उनसे अपने व्यापार के लिए धन मांग लेना। तुम्हारा सपना पूरा होगा। आजकल मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता। मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। शाही वैद्य भी कोई हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अभी तो आप में बहुत ताकत है। अभी आपको बहुत दिनों तक यहाँ का राजा बनना है। हमें किसी और उपचार के बारे में सोचना होगा। तभी आरव वहां पर आता है और उसके हाथ में कुछ अनोखे चमकदार फल होते हैं जो जादुई बीज के पेड़ों से प्राप्त किए गए थे। महाराज, मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूँ। यह मीठे और औषधीय फल खाकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। लाओ आरव, तुम्हारे फल तो बहुत सुंदर और दुर्लभ दिख रहे हैं। मैं अभी इन्हें खाकर देखता हूँ। फल खाते ही महाराज विराट प्रसन्नता से कहते हैं, विराट, अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथों के फल खाते ही मेरी सारी कमजोरी दूर हो गई है। यह जादुई फल तुमने कहाँ से प्राप्त किए? हमें वह जगह दिखाओ। आरव महाराज को बगीचे में लेकर जाता है और उन्हें जादुई बीज के बारे में सारी बात बताता है कि कैसे कुसुम, मैना ने उसकी मदद की। ऐसे चमत्कारिक फल मैंने कभी नहीं देखे। महाराज, दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। ऐसे मीठे, जादुई और औषधीय फलों को खाकर सभी स्वस्थ हो जाएंगे। मैं इन फलों को सभी तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि कोई भी बीमार ना पड़े। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। मंत्री अरुणेश, आरव को व्यापार के लिए जितने भी धन की आवश्यकता है इन्हें दे दी जाए और एक शाही फरमान जारी करो कि इन फलों को राज्य के हर कोने में पहुंचाया जाए।
इस प्रकार महाराज की मदद से आरव जादुई फलों का व्यापार करता है और बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। उसने एक बड़ा गोदाम और आरव फल केंद्र नाम की एक दुकान खोली। उसका व्यापार दूर दूर तक फैल गया और उसने कई गरीब लोगों को रोजगार भी दिया। उधर समर घायल अवस्था में जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मीरा उसे देखकर चौंक जाती है। क्या हुआ जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं और आपका ये हाल किसने किया? अरे मत पूछो, जिंदा बचकर आ गया हूँ, यही बड़ी बात है। वो आरव मरते मरते भी मेरी जान लेने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से मैं बच गया। जंगल में एक शेर भी आ गया था। क्या कह रहे हैं? आरव भैया मर गए? हाँ, मर गया। नदी में फिसलकर मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं भी गिर गया और मुझे यह चोटें आईं। लेकिन आपको इतनी चोट कैसे लगी? अरे कितने सवाल पूछेगी, जिंदा बचकर आ गया हूँ। संतोष नहीं है तुम्हें? बीज वहीं गिर गए, शेर के डर से मैं भाग गया। इस प्रकार आरव की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। समर ने गांव में यह बात फैला दी कि उसने आरव को बचाने की कोशिश में खुद को घायल कर लिया। हाँ भाई, बारिश के कहर ने आरव की जान ले ली। समर ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया था। देखो उसे कितनी चोटें आई हैं। तुम्हारी चोट देख के लगता है कि तुमने आरव को बचाने का पूरा प्रयास किया था। तुम्हारे जैसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। अब तो उसकी माँ सविता देवी का ध्यान भी मुझे ही रखना है, बेचारी अकेली रह गई है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। आखिर आरव की माता का ध्यान तो किसी को रखना ही पड़ेगा। अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ये पापी झूठ बोल रहा होगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। ए बुढ़िया, एक हफ्ते से तू हमारे घर पर भोजन कर रही है, आखिर तुझे मुफ्त में थोड़ी खिलाएंगे। आज से तुम्हारे घर पर हमारा अधिकार है और तुम्हारे खेतों पर भी अब से हमारे हल चलेंगे। आरव मर चुका है, अब तेरा कोई नहीं। अरे पापी, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तो तुझे अपने बेटे के समान समझती थी। अगर आज मेरा बेटा जीवित होता तो तुझे ऐसा कभी नहीं करने देता। बारिश ने मेरे बेटे को निगल लिया। मैं लाचार हो गई हूँ, लेकिन मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगी और तुझसे अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। सविता देवी सरपंच गजानन के पास जाती है और पंचायत लगती है। सरपंच जी, समर ने मेरे घर और मेरे खेत पर अपना अधिकार कर लिया है। ये मुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। सरपंच जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। आरव जब जंगल की तरफ गया था तब उसने मुझसे कहा था कि मैं उसके घर और खेत का ध्यान रखूं। आप ही बताइए, भला इस उम्र में मां जी कहाँ खेती करने जाएंगी? मैं तो बस उनकी सेवा कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। आखिर आरव की माता का ध्यान तो किसी को रखना ही पड़ेगा। पंचायत में सविता देवी हार जाती है और उसे अपना घर और खेत समर के अधिकार में देना पड़ता है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि उसका बेटा लौट आए। एक दिन समर अपने खेतों में काम कर रहा था और सोच रहा था, मन ही मन, आरव को तो मैंने मरा हुआ सिद्ध कर दिया है, लेकिन अगर किसी दिन वह अचानक लौट आया तो जरूर समस्या खड़ी हो जाएगी। मुझे सावधान रहना होगा। तभी एक रथ गांव में प्रवेश करता है और उसमें से आरव उतरता है। उसके साथ कुछ सैनिक भी होते हैं। उसे देखकर गांव के लोग और समर चौंक जाते हैं। अरे आरव, तुम यहाँ? लेकिन तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। बारिश के कारण तुम नदी में डूब गए थे। सविता देवी भी वहां आ जाती हैं और अपने बेटे को देखकर दौड़कर गले लगा लेती हैं। बेटा, तुम जीवित हो। मैंने तो सुना था कि तुम्हें कुछ हो गया है। तुम कहाँ थे बेटा? मुझे तो लगा था कि बारिश ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है, लेकिन तुम्हें स्वस्थ और सुरक्षित देखकर मेरे मन को शांति मिली। मेरा विश्वास सही था। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखो, अब मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। अब तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। हमारी गरीबी दूर हो चुकी है। तुम्हारे ना रहने पर समर ने मुझे बहुत परेशान किया। घर और जमीन सब कुछ छीन लिया। अब हमारा समय आ चुका है। हम इससे अपना सब कुछ वापस लेंगे। हाँ बेटा, मित्र के रूप में यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने जो तुम्हारे साथ किया वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। बेटा आरव, समर ने ऐसा क्या किया था तुम्हारे साथ? हाँ सरपंच जी, समर ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन भाग्य से मैं बच गया और महाराज की कृपा से मैं आज यहाँ हूँ। उसने मुझे काली नदी में धकेल दिया था। क्या यह सच कह रहा है? तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? तुमने अपने ही दोस्त के प्राण लेने की कोशिश की है। हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते। अब तो हम तुम्हें महाराज के पास लेकर जाएंगे। गांव वाले समर को पकड़कर महाराज विराट के दरबार में ले जाते हैं। महाराज, समर ने आरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने उसकी जमीन छीन ली और उसकी हत्या की भी कोशिश की। हाँ, एक मित्र अपने मित्र के साथ ऐसा कर सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता।
समर ने जो किया है उसके बाद कोई भी मित्र अपने मित्र पर विश्वास नहीं करेगा। इसने आरव जैसे भले इंसान के लिए बुरा सोचा। समर को दंड के रूप में कारावास भेज दिया जाए। आरव को उसका घर और उसकी जमीन सब कुछ वापस कर दिया जाए। साथ ही समर की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए और उसे राज्य के गरीबों में बांट दिया जाए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। सरपंच जी, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है। एक अवसर दे दीजिए, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। पहले समर ने आरव के घर पर अपना अधिकार किया और फिर उसकी जान लेने की कोशिश की। इस कारण उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो इसे बहुत कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। समर को दंड के रूप में कारावास भेज दिया जाए, जहां वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। सैनिक, इसे तुरंत ले जाओ। देखो, फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि इसने ही मेरे बेटे को मुझसे दूर किया था। अब इस बारिश से डरने की जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि इस बारिश के कहर ने ही हमारा भाग्य बदल दिया। इसी बारिश के कारण मैं पीड़ित लोगों की मदद भी करूंगा। अब हमारे पास जादुई फलों का व्यापार है जो हमें और दूसरों को खुशहाली देगा। हाँ बेटा, हमारे दिन अवश्य बदल जाएंगे, लेकिन हमें अपना बुरा वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए। व्यापार से तुम्हारे पास जितना भी धन है उससे गरीबों की छत बनवा देना, ताकि वे हमारी तरह बारिश में परेशान ना हो। और हाँ, कुसुम को भी मत भूलना, उसी ने तो तुम्हें यह सब दिया। इस प्रकार आरव अपनी माँ सविता देवी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है।